माटी के आवाज़ न्यूज़ चैनल से मैं आनंद सिंह। आज हमारे साथ उपस्थित हैं एनटीपी टेक्सटाइल कंपनी के ऑनर श्रीमान अनिल उपाध्याय जी। इनके साथ आर्थिक रूप से धोखाधड़ी की गई है। एक कंपनी के साथ अनुबंध में, व्यापारिक तौर पर अनुबंध में इनके साथ धोखाधड़ी की गई है, जिस कंपनी का नाम है निगम इंडस्ट्री। क्या सारी चीज़ें रही हैं इस बीच में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से इनको आर्थिक रूप से ठगा गया है, इस बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सर का परिचय। सर अपना परिचय दें। मैं अनिल उपाध्याय, एनटीपी ट्रेडिंग कंपनी का ऑनर हूँ। हमारी कंपनी जो है प्रॉपर्टरशिप है, पार्टनरशिप कंपनी नहीं है। और मैंने निगम इंडस्ट्रीज यूनिट 2, जिसका एड्रेस है A/1-448, प्लॉट नंबर है ये, मैंने भाड़े पे लिया था। कंपनी कहाँ पर स्थित है सर? ये कंपनी अंकलेश्वर में स्थित है। मैंने इसको भाड़े पे लिया था 2019 अगस्त 2019 को। हमारा उनके साथ में रेंट एग्रीमेंट बना, जिसका प्रमाण हमारे पास ये उपस्थित है। रेंट एग्रीमेंट की पूरी डिटेल हमारे पास पड़ी हुई है, जो आप देख सकते हैं। उस तदुपरांत हमारा उनका इसके अंदर अनुबंध हुआ कि हमारा जीपीसीपी का क्लोजर लगा हुआ है, क्लोजर खुल जाता है तो क्लोजर खुलने के बाद मैं आपको बिल हैंड ओवर करूँगा। इनका क्लोजर जो है खुला है, एक 30 अक्टूबर को 30 अक्टूबर को उनका क्लोजर खुला है। और लाइट बिल वगैरह आने में 15 नवंबर समथिंग टाइम लग गया। तो 15 नवंबर को इन्होंने मुझे कंपनी हैंड ओवर किया। कंपनी हैंड ओवर करने के उपरांत, जैसा कि हमारे रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 40 लाख रुपीस इनको मुझे डिपॉजिट देनी थी, जो कि 40 लाख रुपए में डिपॉजिट इनको अपनी 2-3 बैंकों के द्वारा ट्रांसफ़र किया हूँ। जिसका ये जो बैंक है, ये सेविंग अकाउंट की बैंक है या फिर करंट बैंक से आपने इनको पैसे ट्रांसफ़र किए हैं? जो 40 लाख के अमाउंट, जो 40 लाख के अमाउंट है, वो मैंने मेरी फर्म के अकाउंट से ट्रांसफ़र किया हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, जिसका अकाउंट नंबर है 602172333206, अलग-अलग ब्रेकअप करके जो कि निगम इंडस्ट्री का अकाउंट नंबर है। उसके अंदर मैंने आप देख सकते हैं सारे यूटीआर नंबर के साथ में सारी डिटेल हमारे पास अवेलेबल है, और कोई भी व्यक्ति बैंक के द्वारा उनके खाते से या मेरे खाते से चेक कर सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई सर, ये तो प्राथमिक डिटेल्स है। मामला कहाँ पर बिगड़ रहा है, कहाँ से चीज़ें चालू हुई, तकझक कहाँ से चालू हुई, कहाँ पर दिक्कतें आना चालू की, कब तक आपके पास हैंड ओवर कंपनी का जो आपने नवंबर 15 में लिया था, कब तक आपने ओरिजिनली इसकी ऑनरशिप रखी और कब ये विवाद चालू हुआ और किस लिए? एक्चुअली में सर, मैंने एक फैक्ट्री जो है 15 नवंबर को हमारे हाथ में आई। मैंने 15 दिन उसका मेंटेनेंस करवाया, क्योंकि फैक्ट्री 3-4 महीने से बंद थी। जीपीसीपी का क्लोजर था। क्लोजर होने के हिसाब से मैंने जब कंपनी हाथ में ली तो पहले मेंटेनेंस 15 दिन करवाया। 1 दिसंबर को हमारी मिल का, फैक्ट्री का प्रोडक्शन चालू हुआ, और उसी को देखते हुए हमने नवंबर के महीने में ये सारे जो हमारे आरटीजीएस हुए हैं, और मैक्सिमम आरटीजीएस हमारे नवंबर के महीने में हुए हैं। श्रीमान, आपने जैसे पूर्व में हमें बताया कि दिसंबर में कुछ दिक्कतें आना चालू हुई। 30 दिसंबर के बाद से ऐसी क्या परिस्थितियां आई जो उसके ऑनर रामेश्वर कामेश्वर और अरविंद यादव जी ने कंपनी पर एकदम ठप लगा दिया और बोले कि नहीं भाई, अब आप कंपनी रन नहीं कर सकते हैं, अब कंपनी जो है हम अपने इसमें अधिकार क्षेत्र में ले रहे हैं। ऐसी क्या दिक्कतें आई थी सर? एक्चुअली में क्या हुआ कि 30 दिसंबर को मैं मेडिकल रूप से मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ था, जिसका प्रमाण ये पड़ा हुआ है। ऑपरेशन हुआ तो मैं फैक्ट्री में जाने में खुद को असमर्थ पा रहा था। ऐसे पीरियड में उनको लगा कि हो सकता है मेरा रेंट नहीं जावे, या ऐसी कोई बात में कोई बात बनी है। रेंट के विषय में क्या अनुबंध हुआ था? रेंट के विषय में मंथली हमारी बात हुई थी। फर्स्ट मंथ 5 लाख रुपए, सेकेंड मंथ से 10 लाख रुपए, 2 स्टैंडर्ड 17 जेट का मुझे रेंट देना था, जबकि उनके पास मेरा 40 लाख रुपए डिपॉजिट पहले से पड़ा हुआ था।
वो कितने वर्ष के लिए था सर? वो सर 2 साल का लॉकिंग पीरियड था, 24 मतलब मंथ्स 2 का। साल के बाद यदि आप चाहें तो वो डिपॉज़िट आपको दो रिटर्न किया जा यस यस सकता यस है। 2 साल के बाद मैं वो पैसा उनसे ले सकता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है ऑलरेडी रेंट एग्रीमेंट अच्छा, में। तो सर क्या 2 साल बाद आपको वो लॉकिंग पीरियड वाला वो जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट था वो रिटर्न किया गया? नहीं किया गया। और आप आपसे ओनरशिप भी ले ली गई और आपको वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी रिटर्न नहीं किया गया। इसके बाद आपने कहीं शिकायत की, उनसे बात की, ओनर जो थे उनसे बात की, क्या हुआ? सर एक्चुअल में क्या है, जब मेरी ओनरशिप इन्होंने 30 दिसंबर को फैक्ट्री हमारी बंद कर दी, तो जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च तक कंटिन्यू मैं कोरोना आने तक उनको मेल पे बाई मेल उनसे मैं रिक्वेस्ट करता रहा, जो कि मेल का एविडेंस मेरा पूरा ये है जो मैं आप सब लोगों को समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी। परंतु सामने वाला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। एट लास्ट कोरोना कोरोना का पीरियड खत्म होने के बाद मैंने उनको निवेदन किया बाई मेल कि भाई अब मुझे कंपनी को स्टार्ट करने का, और मेरा जो कपड़ा आपने रोक रखा है उसको रिलीज करने की कृपा रेडी करें, गुड्स। रेडी गुड्स। बट वो तैयार नहीं हुए। तब मुझे मजबूरन अंकलेश्वर जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में लिखित कंप्लेन देना पड़ा। तो जीआईडीसी पुलिस स्टेशन अंकलेश्वर की क्या प्रतिक्रिया रही? जब मैं अंकलेश्वर जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में गया तो उस समय रामेश्वर यादव खुद अंकलेश्वर जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में आए, भरत भड़वार को लेके भरत भड़वार को लेके आए और पुलिस को ये दिलासा दिए कि मैं इनके साथ समझौता करना चाह रहा हूँ। तो क्या समझौता हुआ? तो उस तब वो हमारे साथ समझौता में बैठे तो समझौता हुआ, उसका भी मेरे पास लेटर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो समझौते की समझौते मूल का भी बातें क्या थी? क्या ऐसे अनुबंध हुए जिस पर आप भी राजी हुए? समझौते का मतलब होता है दोनों पक्ष किसी बात पर राजी हो जाए, राजी हो जाए। किसी पक्ष पर पहुंचे और वहां पर राजी होकर कुछ डिसाइड होता है। तो किस प्रकार का समझौता हुआ? क्या भाड़े करार की बात हुई, या फिर कुछ लेन देन की बात हुई, या फिर भाड़ा करार समाप्त करने की बात हुई? किस प्रकार की बातें उस समय हुई थी? ये हमारा समझौता का लेटर है जी। जो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। समझौते में लिखा गया कि इनका इनका 32,70,000 रुपये इनका देना निकलता है, जबकि मैंने उसमें रिक्वेस्ट ये किया 32,70,000 रुपया क्या भाड़े का भाड़े था? का भाड़े का ये भाड़े का भाड़ा कौन सा? 15 नवंबर से लेके फेब तक का? 30 तक का जी। उन्होंने जोड़ा, जबकि 32,70,000 रुपये उन्होंने मेरे को निकाला। बस 32,70,000 रुपये आप दे दीजिए, आपका कपड़ा मैं रिलीज कर दूंगा। कपड़े की लागत कुल क्या थी? कपड़े की लागत उसमें हमारे पास 1 करोड़ की थी। कपड़े की क्या उन्होंने लागत रिलीज किया वो? कपड़ा तो उन्होंने रिलीज किया, वो भी पुलिस की निगरानी में, उपस्थिति में उन्होंने कपड़े को रिलीज किया। पर हमारा कलर केमिकल कोयला जो 50 लाख का पड़ा हुआ था, वो उन्होंने ये बोलकर नकार दिया कि आपको शाम हो रहा है, आप इसको 4-5 दिन के बाद लेके जाना। जब 4-5 दिन के बाद मैंने फिर उनसे कम्युनिकेशन करने का प्रयास किया, तो उन्होंने उसको देने के लिए पूर्णतया ना बोल दिया कि मेरे पास कोई कलर केमिकल कोयला नहीं है। तो उस पीरियड में मैंने जो उनको 40 लाख का डिपॉजिट का चेक जो दिया था, मैं शुरुआत में रेंट एग्रीमेंट बनने के समय एज पर ट्रस्ट के लिए मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो चेक दिया था, वो चेक उनके पास थे। उन्होंने उस चेक के लिए भी मैंने उनको नोटिस भेजा कि भाई हमारे चेक आपके पास पड़े हैं, कृपया उसका दुरुपयोग न करें। फिर भी उन्होंने उस 40 लाख डिपॉजिट के पेटे दिया हुआ चेक, जिसका मैं 40 लाख रुपए आरटीजीएस से ट्रांसफर कर चुका हूँ, उस चेक को उन्होंने उसका गलत दुरुपयोग किया। हमारे खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस करी कि भाई आपका रेंट बाकी है, जबकि समझौता होने के बाद समझौते में सीधा लिखा हुआ है 32,70,000 रुपया अलग अलग बैंकों से, जबकि समझौते में सीधे लिखा हुआ है कि इनका 32,70,000 रुपये रेंट निकलता है, और उस समय हमारा लॉकिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ था, इसलिए 40 लाख रुपए की डिपॉजिट अपने पास रखे हुए थे। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है आपकी सारी बातें सुनते हुए कि सर जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का लॉकिंग पीरियड था वो 2 साल का था। यस। आपका अनुबंध हुआ 2019 में।
तो सर अभी तो लगभग 6 साल हो गए, तो क्या लॉकिंग पीरियड से अनुबंध के हिसाब से भी लॉकिंग पीरियड 2 साल के बाद आपको मिल जाना चाहिए था वो 40 लाख रुपए, तो इन्होंने वो 40 लाख रुपए आपको वापस नहीं किए। सर वो 40 लाख रुपए मुझे वापस नहीं किए। और ऊपर से आपने बिना कंपनी चालू रहते हुए ऑनरशिप के बिना किसी प्रोडक्शन किए आपने 32,70,000 रुपए आपने उनको रेंट भी भरा। 32,70,000 रुपये मैंने रेंट भरा, जो उसका भी मैं आपको अकाउंट नंबर बता देता हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 602171233206, जो कि निगम इंडस्ट्रीज का अकाउंट नंबर है। अच्छा, सल्टान के लिए आप ये चाहते हैं कि आपका जो उन्होंने कोयले वगैरह का जो सामान है वो रुका हुआ है 40-50 लाख रुपए का, प्लस आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा रुका हुआ है वो आपको चाहिए। तो उस विषय में आपने कौन से पदाधिकारियों को, राजनीतिक पद पर बैठे लोगों को, किसको किसको आपने शिकायतें की है? क्या इसका निपटान हुआ है या निपटान क्यों नहीं हो रहा है? क्या बातें हैं इसमें, क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं? ये सारी चीज़ें आप ज़रा बताएँगे जनता को? ज़रूर बताऊंगा सर। सर एक्चुअल में जब इन्होंने इन्होंने मेरा डिपॉजिट देने के लिए ना बोला, तब से 2019 ख़त्म होने के बाद 2020 से लेकर 2023 तक मैंने सबको एप्लीकेशन भेजा, जिसमें हमारे मुख्य अधिकारी रूप से कौन-कौन है उसमें ज़रा बताएँगे? मुख्य रूप से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जी, लॉ मिनिस्टर साहब हैं, जी, डीजीपी गुजरात हैं, जी, एसपी भरूच हैं, जी। और अंकलेश्वर जेडीसी पुलिस स्टेशन है। अच्छा सर, ये जो सारी शिकायतें आपने की हैं, ये लिखित रूप से की हैं, डाक के द्वारा की हैं, मेल के द्वारा की हैं या किसी पोर्टल पर की हैं? इन सब के साक्ष्य आपके पास क्या मौजूद हैं? सर सारे सब साक्षात मेरे पास मौजूद हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सारी शिकायतें हमारी बाई पोस्ट गई हुई हैं। सब उसके स्लिपें ऑलरेडी मेरे पास ओरिजिनल भी पड़ी हुई है, वो सारी उसकी प्रति भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। श्रीमान, हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, आर्थिक रूप से धोखाधड़ी के मामले बहुत सारे गुजरात ही नहीं पूरे भारत देश से पूरे देश भर में आ रहे हैं आर्थिक धोखाधड़ी के मामले, और जगह जगह पे लोग, व्यापारी लोग, गरीब लोग इन सारी चीज़ों से ठगे जा रहे हैं। व्यापार के जैसे कि हमारी सरकार है व्यापार के लिए पूरे भारत को प्रमोट कर रही है, छोटे वर्गों के लोगों को, लघु उद्योगों के लिए, दीर्घ उद्योगों के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की सहायताएं प्रदान कर रही है। लेकिन अगर इस प्रकार से किसी व्यापारी को, किसी सच्चे इंसान को ठगा जाएगा तो व्यापार के क्षेत्र में भारत बढ़ोतरी कैसे करेगा? औद्योगिक क्षेत्र में भारत आगे कैसे बढ़ पाएगा? कोई व्यक्ति किस प्रकार से हिम्मत कर पाएगा कि हम व्यापार के बारे में सोचें भी? तो हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस प्रकार के कई लोगों को, भारत में शोषित सारे व्यापारियों को, छोटे लोगों को जो डेली धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ज़रा इन मामले को गहनता से लिया जाए। और सर से ज़रा एक बार फिर से हम बात करेंगे, आगे की प्रतिक्रियाएं क्या हुई हैं, शिकायतों के बारे में क्या निष्कर्ष आया है, इस बारे में हम फिर से पूछना चाहेंगे। सर अभी तक कोई निष्कर्ष मुझे मिला नहीं है, जबकि हमारे पास प्रमाण मौजूद है। ये हमारे पास जो उन्होंने हमारे चेक का दुरुपयोग करके और उन्होंने रेंट मांगने के आधार पर मेरे ऊपर जो उन्होंने झूठी केस बनाई है, उस केस में सीधे सीधे सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है कि 40 लाख का डिपॉजिट इन्होंने पहले चेक दिया था, उसके बाद स्वेच्छा इन्होंने 40 लाख रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, जो उनका खुद का स्टेटमेंट है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो सर ये मामला क्या न्यायालय में लंबित है? ये मामला न्यायालय में रेंट के रूप में लंबित है, तो वो हमसे रेंट मांग रहे हैं, और जो कि केस चल रही है ऑलरेडी, और मैंने रेंट 32,70,000 रुपये दे भी मैं चुका हूँ। परंतु मैं आज आपके माध्यम से, मैं रेंट की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं 40 लाख रुपीज़ जो हमारा एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में रखा हुआ था, जो कि 24 मंथ्स के लॉकिंग पीरियड में था, मैं उसकी मांगनी कर रहा हूँ। और उसके बाद जो इन्होंने कलर केमिकल कोयला 50 लाख रुपए का जो इन्होंने स्वीकार किया हुआ है, वो उसका भी उन्हीं का स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, आप लोग सब देख सकते हैं। मैं उस 50 लाख की मांगनी कर रहा हूँ, और बाकी रेंट का जो
केस है और उन्होंने हमारे साथ गलत किया हुआ है, वो न्यायालय में लंबित है, वो न्यायालय देखेगा, वो न्यायालय का सब्जेक्ट है। न्यायालय के ऊपर उंगली उठाना हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है, क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। भारतीय संविधान के प्रति हमारा आस्था है। पूरी आस्था है, इसलिए मैं न्यायालय के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, ना ही करूँगा। परंतु उनके जो रिप्लाई हैं, उनके जो जवाब हैं, उसके ऊपर ही जो उन्होंने स्वीकार किया है, मैं उसी चीज़ की मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहा हूँ जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया हो। चलिए श्रीमान, ऐसे मामले भारत भर देश से आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। आप भी उसी कड़ी में एक अलग मामला आपका भी है जहाँ पर आपका शोषण हुआ है, आर्थिक रूप से आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है। हम भगवान से निवेदन करेंगे और प्रशासन से ये उम्मीद करेंगे कि आपको न्याय मिले। अपने चैनल के माध्यम से हम आपके विरुद्ध, आपके साथ में जो भी धोखाधड़ी हुई है उसको हम जनता के सामने रख पा रहे हैं। आपका यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करेंगे कि प्रशासन आपकी पूरी मदद करे, न्यायालय आपके साथ हो, न्यायालय हमेशा सत्य के साथ हो, सत्य की विजय हो। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। धन्यवाद।